आरबीआई ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर बरकरार रखा है। हालांकि इंडस्ट्री से लेकर एक आम आदमी तक यही उम्मीद कर रहा था कि रिजर्व बैंक दरों को कुछ घटाए। लेकिन सवाल अब यह है कि अब क्या किया जाए। घर खरीदने वाले, किसी तरह के लोन की प्लानिंग करने वाले, त्योहारों में नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग करने वाले, ऐसे तमाम लोग हैं। इन लोगों को क्या करना चाहिए? फिलहाल खरीदारी कर लेनी चाहिए, लोन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, या अपना घर ले लेना चाहिए, या अगली पॉलिसी तक इंतजार करना ठीक रहेगा? ये कंफ्यूजन बहुत है आज लोगों में, इसीलिए आज इसको न सिर्फ डिकोड करेंगे, आपको बताएंगे एमपीसी की बैठक में क्या हुआ, इससे जुड़े हुए दूसरे कौन कौन से फैसले लिए गए, सबके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। इस बार इंडस्ट्री और आम लोगों को उम्मीद थी कि आरबीआई ब्याज दरों में कुछ राहत देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा है और ये लगातार 10वीं बार है जब इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। Policy committee with 3 new external members met on 7th, 8th and 9th October, and after assessing the evolving macroeconomic and financial conditions and the outlook, the MPC decided by a majority of 5 out of 6 members to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. अब सभी की नजरें अगली पॉलिसी पर हैं, क्योंकि सभी को उम्मीद है कि शायद अगली बार ब्याज दरों में कुछ कटौती की जा सकती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने एनबीएफसी सेक्टर को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये सेक्टर खुद में सुधार नहीं करेगा तो आरबीआई सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने बताया कि कुछ एनबीएफसीज, एमएफआईज और एचएफसीज ज्यादा रिटर्न के चक्कर में ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, जो उनकी स्थिरता के लिए खतरनाक है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इन्हें अपनी मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करनी होगी और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। साथ ही फ्लोटिंग रेट वाले एमएसएमई लोन पर अब कोई प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। ये एनबीएफसीज के फ्लोटिंग लोन पर आरबीआई का बड़ा कदम है। आरबीआई ने यूपीआई लाइट की ट्रांजैक्शन लिमिट को 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है। यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा भी 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी गई है, यानी अब वॉलेट में 3000 रुपए से ज्यादा रख सकेंगे। यूपीआई लाइट की खास बात यह है कि इसमें पेमेंट करने के लिए पिन की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं यूपीआई 123 पे की लिमिट को भी बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है, जिससे नॉन स्मार्टफोन यूजर्स भी आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। ये फैसले छोटे मोटे पेमेंट्स को और आसान बना देंगे। रेपो रेट को स्थिर रखना सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए भी एक अहम कदम है। गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि ग्लोबल लेवल पर महंगाई में कमी आ रही है, लेकिन इंटरनेशनल इकोनॉमी में काफी उतार चढ़ाव है, जिसका असर भारत पर भी हो सकता है। गवर्नर ने यह भी बताया कि सरकारी खपत और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ा है, जिससे विकास दर में सुधार हो रहा है। अच्छी खरीफ फसल और बेहतर मानसून से ग्रामीण इलाकों में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है। हालांकि खाने पीने की चीजों की महंगाई पर दबाव अभी भी बना हुआ है। आरबीआई गवर्नर ने जियोपॉलिटिकल तनावों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे महंगाई और बढ़ सकती है। हालांकि कोर इन्फ्लेशन यानी गैर खाद्य वस्तुओं की महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए आरबीआई के पिछले कदम सफल रहे हैं, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते सतर्क रहने की जरूरत है। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य महंगाई को 4% पर लाना है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्राथमिकता बनी रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने घर, गाड़ी या अन्य लोन की प्लानिंग की है, उन्हें क्या करना चाहिए, तो इसे भी जान लीजिए। ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए लोग 2 विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। अगर खरीदारी जरूरी है तो अभी कर लें, क्योंकि अगली पॉलिसी में क्या होगा इसकी गारंटी नहीं है। अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो अगली पॉलिसी तक रुकें, क्योंकि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बनी हुई है। कुल मिलाकर कहें तो फेस्टिव सीजन में गाड़ी या घर खरीदने वाले लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि अगली पॉलिसी में बदलाव होने से पहले ही लोन की दरें तय हो जाती हैं। इसलिए खरीदारी का फैसला सोच समझकर करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं प्रवीण जैन साहब का, पूर्व चेयरमैन नरेट को। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं आर के ठक्कर साहब, पूर्व एमडी एंड सीईओ यूको बैंक। ठक्कर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं राजीव दास, सीईओ हैं आई लोन क्रेडिट के। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनफैक्ट मैं ठक्कर साहब आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा।
शुरुआत आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा बैंक्स के जो लेंडिंग रेट्स हैं, मैं सबसे पहले आपसे उसी पर राय लूंगा, क्योंकि बैंक्स के लेंडिंग रेट्स पर ही आगे की साइकिल तय होती हुई नजर आएगी। तो आपको लग रहा है सर कुछ एक विंडो बन रही है बैंक्स के लिए, लोअरिंग देयर लेंडिंग रेट सून? देखिए, अभी जो आरबीआई पॉलिसी अनाउंस हुई है उसके तो देखते हो तो अभी तो कोई इमीडिएट कोई रिडक्शन नहीं होगा, लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशन यही है कि नेक्स्ट क्रेडिट पॉलिसी में दिसंबर में एक कटौती आ सकती है। रहा बैंकों का सवाल, बैंकों का जो भी ब्याज दरें होती हैं वो आरबीआई की रेपो रेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जो बैंक की ब्याज दरें हैं वो कम या ज्यादा रेपो रेट के बिहेवियर पे अगर आरबीआई बढ़ाता है तो नॉर्मली वो इंक्रीज की जाती हैं, और अगर जब कम करता है तो कम की जाती है। लेकिन एक जो नॉर्मल एक ग्राहक है, कस्टमर है, जो कि कोई बैंक से ऋण लेना चाहता है, स्पेशली होम लोन या कार लोन वगैरह के लिए, उसके लिए मैं अगर एक्चुअली बताऊं तो कुछ ज्यादा चिंता करने का कोई विषय नहीं है कि अभी ब्याज दरें कम नहीं की गई। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जितने भी एटलीस्ट बैंकों के हैं जो ब्याज दरें हैं वो रिपो रेट से लिंक्ड है, स्पेशली होम लोन्स और व्हीकल लोन्स। लेकिन जो प्राइवेट फाइनेंसर हैं या कुछ एनबीएफसीज हैं वो कार लोन स्पेशली फिक्स रेट पर देते हैं। तो मेरी लोगों से यही सलाह रहेगी कि फिलहाल अगर किसी की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए एक होम लोन तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का होता है, 10 से 15 साल का उसका जो समय होता है पे करने के लिए होता है, तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि अभी तो जो भी ब्याज दर एप्लीकेबल है वही लगेगी, लेकिन क्योंकि वो लिंक्ड है रेपो रेट से, वो जब भी नेक्स्ट क्रेडिट पॉलिसी में या उसके बाद जब भी उसमें रिडक्शन होती है वो ऑटोमेटिक रिडक्शन हो जाती है ब्याज दर में। ऑलराइट, ऑफ कोर्स सर, कि स्वाभाविक रूप से अगले पॉलिसी में क्या होगा इस पर तो बहुत सारी चीजें टिकेंगी, बट मेरा अभी इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछने का मेरा तात्पर्य ये था कि फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, डिमांड्स को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए लोगों को थोड़ा सा और वो एनकरेज हो, जो नई खरीदारी करना चाहते हैं गाड़ियों की, घरों की, या किसी तरह के लोन की प्लानिंग कर रही हैं, तो कम से कम क्रेडिट मार्केट में थोड़ी सी डिमांड आए, इसके लिए क्या कुछ बैंकों के पास कोई अभी इमीडिएट कोई सॉल्यूशन है? नहीं, देखिए इमीडिएट तो सॉल्यूशन अभी नहीं आएगा, लेकिन वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने होम लोन लेना है तो आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए ये वेट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको एक सही जगह पे सही घर मिल रहा है तो ब्याज दरें कम नहीं भी होंगी, अभी नहीं हुई अभी, लेकिन लॉन्ग टर्म उसका देखते हुए, क्योंकि वो लिंक्ड है रेपो रेट से, इसलिए वो आपको इतना ज्यादा उसका इफेक्ट अभी लॉन्ग टर्म में नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कभी भी आज की तारीख में फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोन बिल्कुल मत लीजिए, चाहे वो गाड़ी का है चाहे वो होम लोन है। तो मेरी ग्राहकों से ये एडवाइस है कि वो उसमें अभी फिक्स लोन में नहीं जाएं, क्योंकि वो फिर पूरे टेनर के लिए उस रेट से बन जाएंगे। लेकिन बैंकों का डिसीजन तो मैंने बताया जैसे कि वो रेपो रेट पे करेगा, और क्रेडिट ऑफटेक की जो आपने बात की उसका अभी जो उसमें जो कहते हैं जो ग्रोथ हो रही थी क्रेडिट की वो थोड़ी हद तक सॉफ्टन हो गई है, कम हो गई है, नो डाउट, बट ऐसा नहीं है कि ग्रोथ सफर कर रही है, ग्रोथ इज हैपनिंग, लेकिन उसकी थोड़ी सी वो दर थोड़ी मतलब जो रेट था वो कम हो गया। राइट सर, आऊँगा आपके पास। अब प्रवीण जैन के पास चलते हैं। प्रवीण जी, एक नए घर खरीदार के लिए तो दिक्कत ये है सर कि ठीक है, अब महंगाई का घोड़ा उसको अस्तबल तक तो ले आए हैं आरबीआई गवर्नर साहब, जो उन्होंने आज कहा, बट आम आदमी के लिए दिक्कत ये है कि उसको तो दूसरे मोर्चों पर भी महंगाई से अभी लड़ना ही पड़ रहा है, ऊपर से जो ग्लोबल अनसर्टिनिटीज़ हैं उनसे तो खुद आरबीआई गवर्नर भी चिंतित ही हैं, सभी लोग चिंतित हैं। ऐसे में जो नया घर खरीदार है, जो फर्स्ट टाइम बायर है इस साल का या आने वाले कुछ महीनों का, उसके लिए अफोर्डेबिलिटी के मोर्चे पर आप कैसे देख रहे हैं? ये मौका अभी सही है सर, या रुकना चाहिए घर खरीदार के लिए? देखिए, मेरे लिहाज से तो घर एक ऐसी चीज़ है जो सबसे नीड है, जो और उनके लिए तो खास तौर पे जो फर्स्ट टाइम घर खरीद रहे हैं, क्योंकि ये तो लाइफ टाइम अचीवमेंट है या लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट है।
तो घर खरीदने के लिए हमेशा ही सही टाइम होता है। और आज की तारीख में जैसे ज़मीनों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, अगर शहरों की बात करें, मेट्रो सिटीज़ की बात करें, तो लैंड जितनी कम होती जाएगी प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ते जाएंगे। और जहाँ तक रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की, जैसे खट्टा भी इन्होंने बताया भाई साहब ने कि रेपो रेट का जो फ़र्क है, मतलब ये फ्लेक्सी पेमेंट प्लान के अंदर अगर कोई लोन लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा नहीं। मान लीजिए 3 महीने के लिए, 3 महीने बाद कम भी होते हैं तो 3 महीने का इंटरेस्ट का लॉस आएगा खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अदरवाइज़ ये प्रॉपर्टी मुझे लगता है अभी जो फेस्टिव सीज़न चल रहा है ये सही टाइम है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। नहीं भाई, आम घर खरीदार तो ये देख रहे थे कि चलिए आरबीआई ने हमको राहत नहीं दी तो चलिए कुछ डेवलपर कम्युनिटी हमें कुछ राहत दे दे, फेस्टिव सीजन्स को देखते हुए थोड़ा डिस्काउंट वगैरह बढ़ा दें, अफोर्डेबिलिटी के लेवल पे ले आए। आप लोगों के पास गुंजाइश बची है कि कम से कम अगली एमपीसी तक कम से कम डेवलपर्स ही अपने घरों के दाम कम कर दें या छूट वगैरह दे दें? नहीं, देखिए जब भी फेस्टिव सीजन इस तरह का आता है तो सारे डेवलपर्स कुछ ना कुछ छूट देते ही हैं ताकि वो सेल थोड़ा सा बूस्टअप हो। वो हमेशा रहता ही है। सारे डेवलपर्स इस टाइम जब ये फेस्टिव सीजन आता है 2-3 महीने का, न्यू ईयर तक, सभी लोग कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हैं इसमें। हालांकि दिल्ली एनसीआर में भी मैं देख रहा हूँ, मुंबई में भी देख रहा हूँ, यहाँ तो रेट्स में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, इनफैक्ट रेट उल्टा बढ़ ही रहे हैं। बट चलिए मैं आऊँगा इस पर कि और क्या कुछ किया जा सकता है। अब आते हैं राजीव जी के पास। राजीव जी, ओवरऑल आपको कैसा अभी लग रहा है? अभी ओवरऑल जो क्रेडिट जो ग्रोथ है वो किस तरह की है? लोग किस तरह के लोन ज़्यादा ले रहे हैं? कहाँ पर आरबीआई को या दूसरी जगह से अगर इंटरवेंशंस हों तो वहाँ पर हम एक आम आदमी के हाथ में एक सहूलियत भरा, एक सरल और उसके ऊपर बोझ न पड़ने वाला कर्ज पहुँचा सकते हैं? देखिए, जैसे हमारे फेलो पैनलिस्ट ने बताया था कि कोई सही वक्त नहीं होता है आपको कोई भी लोन लेने के लिए। देखिए, अगर घर की बात करें तो घर एक इमोशनल मुद्दा होता है इंडियंस के लिए। तो अगर आपको कहीं सही डील मिल रहा है, क्योंकि फेस्टिव ऑफर्स चालू है, तो कहीं स्टैम्प ड्यूटी में छूट मिल जाती है, कहीं पे रजिस्ट्रेशंस में कुछ छूट मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं डेवलपर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक अच्छा डील दे देते हैं। हाउएवर, अगर आप पूरा सिनेरियो देखें, कहीं पे रेपो रेट्स में जो चेंज नहीं हुई है, ये कहीं ना कहीं एक अंदाजा है, क्योंकि सीपीआई जो इन्फ्लेशन रेट है वो करीब 4.4 से 4.1 तक आई है। बट उन्होंने एक कॉशन भी डाला है कि कहीं क्योंकि जो ग्लोबल सिनेरियो है या फिर जो फूड इन्फ्लेशन प्राइसेस है कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं इंडिया में, क्योंकि सीजन वाइज चलता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में वेजिटेबल प्राइसेस एंड ऑल ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है ओवरऑल सिस्टम को। बट जो रेपो रेट में जो चेंजेस नहीं हुए हैं, तो इसमें एक फायदा ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो बैंक्स है, इंस्टीट्यूशंस है, वो अपना रेट स्टेबलाइज हो रहा है, कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की तरफ नहीं जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सही कदम है। और अगर सब कुछ सही डायरेक्शन में रहा, अगर टोटल इन्फ्लेशन और कहीं नहीं रहा, तो मेरे को लगता है ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आ जाएगी पोस्ट दिसंबर, नया रेपो रेट्स आ जाएंगे। तो जो कस्टमर्स है दे हैव टू टेक अ कॉशन अप्रोच ऑल्सो कि आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है, पर जहां पे आपको जरूरत है, क्योंकि देयर इज ऑल्सो मार्केट, ये फेस्टिव मार्केट होती है, तो फेस्टिवल्स में लोग ज्यादा घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। आई थिंक सो यू शुड नॉट स्टॉप योरसेल्फ कहीं ना कहीं, और यू शुड गो अहेड एंड बाय, बिकॉज ये एक अच्छा मौका है। रेट्स मोटा मोटी स्टेबलाइज्ड है, आप इससे ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं कर पा रहे फिलहाल तो अभी के पोजीशन। ऑलराइट, तो ये एक दिशा है महंगाई की। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक आम कंज्यूमर के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ प्रॉब्लम ये है, और आज तो आरबीआई गवर्नर ने भी इस बात को माना कि जो हाई फूड इन्फ्लेशन है और ख़ासतौर से जो स्टेपल्स हैं, प्याज का हो गया, टोमेटोज़ का हो गया, ये हाउस होल्ड बजट को ऑलरेडी बिगाड़ रहा है। तो क्या अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए या इस समय इमीडिएटली ले सकते हैं? हालांकि जैसा कि आप सभी लोग बता रहे थे और टक्कर सर ने भी बताया कि फ्लोटिंग रेट्स वालों के लिए तो शायद रीपेमेंट थोड़ा आसान हो, क्योंकि उम्मीद यही की जा रही है कि भविष्य में रेट कट्स तो होंगे ही। बट अभी क्या अफोर्डेबिलिटी के लेवल पे कुछ इस तरह के फैसले लेना ठीक होगा या नहीं होगा? थोड़ा और इस पर प्रकाश डालेंगे अपने खास मेहमानों से बातचीत के बाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो नहीं घटी दरें, अब क्या करें? ये लगातार 8वीं बार है जब दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले हम बोलते थे कि चलो अच्छा हुआ आरबीआई ने
दरों को बढ़ाया नहीं, लेकिन आज स्थिति ये आ चुकी है कि लोग स्टेबल दरों को भी थोड़ा सा चिंतित हैं, कह रहे हैं कि घटा देना चाहिए था, इस समय ज़रूरत थी लोगों की, इंडस्ट्री की भी ज़रूरत थी, आम लोगों की भी ज़रूरत थी, तो ऐसे में अब क्या करना है। टक्कर साहब, कितना आश्वस्त हैं आप लोग? हालांकि आज लगभग हर कोई यही कह रहा है कि नेक्स्ट पॉलिसी में शायद ब्याज दरों को घटाए आरबीआई, लेकिन कितना आश्वस्त हैं आप? क्योंकि जिन बातों की चिंता आरबीआई गवर्नर जाहिर कर रहे हैं वो तो कहीं कम होती हुई नजर आ नहीं रही हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस लगातार बने हुए हैं, हमारे डोमेस्टिकली जो इन्फ्लेशन का इशू है खास तौर से इस सीजन में, तो वो अभी आगे बढ़ता हुआ आपको नजर ही आएगा। तो किस बिना पर हम ये माने कि आरबीआई बड़ा कंफर्टेबल रहेगा नेक्स्ट एमपीसी में कि वो ब्याज दर घटाएं? देखिए, जो गवर्नर साहब ने जो आज स्टेटमेंट दी, उससे ऑब्वियसली उनका कंसर्न है अभी, स्पेशली फूड कोर इन्फ्लेशन का। लेकिन जब उन्होंने जो हमारा जो पहले अकोमोडेशन विड्रॉल का स्टैंस था उसको अब चेंज करके न्यूट्रल पे लाया गया है, तो एक जो स्टैंस चेंज हुआ है उससे एक इंडिकेशन मिलती है कि आरबीआई के परव्यू में है ब्याज दरों को कम करना। ऑल्दो अगेन, जैसे आपने कहा कि जो इस पे काफी चीजों में निर्भर करेगा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वेस्ट एशिया में हम देख ही रहे हैं कि क्या पोजीशन चल रही है, प्लस ऑब्वियसली इन्फ्लेशन भी मालूम नहीं है, फूड प्राइसेस हैं, कल को वहाँ कुछ दिक्कत तो आती है, तो कल को फ्यूल प्राइसेस जिस पे, क्योंकि इंडिया का इम्पोर्ट बिल काफी हद तक उस पर डिपेंडेंट है, तो वो एक स्पॉइलर हो सकता है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन देखते हुए पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी की या बाकी जो सेंट्रल बैंक्स जो एक स्टैंड ले रहे हैं रिडक्शन, क्योंकि हम जरा देख रहे थे क्योंकि अमेरिका यूएस फेड ने काफी मतलब एक भारी रिडक्शन दी थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जो एक देश की भी उनकी जो सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन है परहैप्स थोड़ी डिफरेंट है, हमारे देश की डिफरेंट है। और अगर आप देखें तो रिजर्व बैंक ने बहुत अच्छी तरह जो हमारे देश की इकोनॉमी को मैनेज किया है कि जब पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्रोथ में स्लोडाउन आ गया था, हमारे देश में उसकी जो ग्रोथ रही है बहुत अच्छी रही है, और हम एक एग्जांपल बन गए हैं बाकी दुनिया के लिए, स्पेशली फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो एक जो आप कह रहे हैं रिस्क रहेगा कि अगली बार भी शायद, कह नहीं सकते, लेकिन अगर सब ठीक रहा, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रही, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन, और ऐसा कोई मेजर वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप नहीं होती जो कि कल को हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन को इफेक्ट करे, तो उम्मीद की जा सकती है कि अगली क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दरें कम हो। ऑलराइट सर। प्रवीण जी, चलिए, जो महंगे घर हैं उनके मोर्चे पर तो हमको यदा कदा जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं वो तो बड़ी शानदार सी आ रही हैं भाई। कहा भी जा रहा है कि भाई रईसों का ये दौर चल रहा है, बड़ा एंजॉय सब लोग कर रहे हैं, छोटे मोटे घर खरीद नहीं रहे, 1.5 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर के घर खरीद रहे हैं, उनके तो मज़े हैं सर, तो उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। दिक्कत आ रही है अफोर्डेबल सेगमेंट्स में, वहाँ पर स्ट्रेस है। आप जानते हैं इन्वेंट्रीज अभी भी अनसोल्ड पड़ी हैं, डेवलपर्स भी खासे परेशान हैं, आप लोगों की भी दिक्कतें हैं, हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैं, जो इनपुट कॉस्ट है सीमेंट स्टील की वो आप लोगों को चिंता में डाल रही है, जो क्रेडिट है वो अभी भी टाइट है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन में उतना ज़्यादा रफ्तार में नहीं देख रहा हूँ जितना होना चाहिए अफोर्डेबल सेगमेंट्स में, इंटरेस्ट रेट भले ही स्टेबल हैं लेकिन फिर भी प्रेशर तो डाल ही रहे हैं, और दूसरा जो हाउस होल्ड का प्रेशर है वो आम आदमी की तरफ से वो अलग है। तो ऐसे में अफोर्डेबल सेगमेंट में हम कैसे अभी ये आश्वस्त हो जाएं सर कि ये बढ़िया टाइम है, या कोई मौका जब तक डेवलपर्स ने नहीं दिया? प्रवीण जी। देखिए, अफोर्डेबल के अंदर तो मैं जैसे हर स्टेट ने एक पॉलिसी बनाई है कि ये कॉस्ट फिक्स की हुई है कि आपको कारपेट एरिया इस रेट पे ही बेच रहे हैं। हरियाणा के अंदर इन्होंने 4,000 रुपये स्क्वायर फीट की कॉस्ट थी, टियर 1 सिटीज़ में, टियर 2 3 में 3600 था, और ये 2014 के 2015 के रेट थे जब ये सरकार के आने के बाद से, और तब से अभी तक मेरे ख्याल से शायद पिछले लास्ट ईयर इन्होंने कुछ रेट बढ़ाए हैं, अभी तक वही रेट चल रहा था, जबकि ज़मीनों के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है। बट अफोर्डेबल में जैसे ये कहना कि कोई ज़मीन आज घर खाली पड़े हैं और बायर नहीं है, ये तो मैं नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि मेट्रो सिटीज़ के अंदर कोई भी ऐसी सोसाइटी जो बिल्कुल बन के तैयार हो ताला चाबी के साथ और खाली हो, वो
ऐसा नहीं है। अफोर्डेबल की डिमांड ज़्यादा है, अफोर्डेबल की सप्लाई उतनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। पिछले 8-10 सालों के अंदर इतने सारे घर, मेरे ख्याल से 3 करोड़ घर बना के डिलीवर भी हुए हैं वो, और अब इसकी डिमांड बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा। बट अफोर्डेबल के अंदर ऐसा नहीं है कि चैलेंज है कोई बहुत बड़ा। चैलेंज डेवलपर्स को ये आ रहा है कि कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जो गवर्नमेंट ने कॉस्ट फिक्स किया हुआ है उसमें उन लोगों को पड़ता नहीं खा रहा। जो पहले बनने शुरू हो गए थे घर, अब डेवलपर्स थोड़े पीछे हो गए हैं अफोर्डेबल घर बनाने के लिए। ओके, सबसे बड़ी बात जो आज आरबीआई गवर्नर ने कही, राजीव जी, वो कही है एनबीएफसीज को, जो बार बार कहते आए हैं आरबीआई गवर्नर साहब कि आप ये अनाप शनाप जो क्रेडिट है उसको बांटना बंद कर दें, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और एक बार नहीं, कई बार। क्या दिक्कत क्या आ रही है सर? इतना ज़्यादा ये डेस्परेशन क्यों है लोन बांटने का, और अजीबोगरीब शर्तों पर, और कहीं वाकई में कोई बड़ा स्ट्रेस फ्यूचर में आप देख तो नहीं रहे हैं एनबीएफसीज की इस कार्यशैली के बाद? देखिए, जो एनबीएफसीज जो इट्स ऑल्सो रेगुलेटेड एंटिटी, तो एनबीएफसीज ऐसे तो अनाप शनाप लोन जनरली नहीं बांटती। बट हाँ, कहीं ना कहीं कई न्यू सेक्टर्स में, कई अनबैंक सेक्टर्स में जो फिनटेक एरियाज है, जहाँ पे फिनटेक्स ज़्यादा बांट लेते हैं, जो आपके छोटे किराने के दुकान है उनको भी लोन्स दिया जा रहा है। तो ये जो एक अलग सेगमेंट जो अभी फिलहाल एनबीएफसीज जो कैटर कर रहे हैं, वो बैंक्स नहीं कैटर कर पा रहे हैं। आप टायर 2, टायर 3 सिटीज में जाइए, जहां पे जो ग्रोथ आई है, वहां पे जो कर्ज लेने की जो क्षमता थी, वो आज एनबीएफसी सपोर्ट कर पा रही है, जो बैंक्स पहले सपोर्ट नहीं कर पाती थी। ऑफ कोर्स ये बात सही है जो उन्होंने कॉशन दिया है, सेइंग दैट कि आपको सोच समझ के लोन बांटना है, आपको कहीं ओवर लिवरेज नहीं करना है कस्टमर्स को। कहीं कहीं इश्यूज आए हैं, हमने देखा है लोगों ने कंज्यूमर लोन्स ज्यादा ले लिए हैं, रोज फ्रिज टीवी एक्स्ट्रा ले लेते हैं लोन्स, जो कहीं नहीं भर नहीं पाते। पर वो एक साइकिल हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में सबको इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये सिबिल में आ जाता है ना। तो सिबिल है, क्रिफ है, तो ये जो आपकी रेटिंग इश्यूज आपको जो आएगी, वो फ्यूचर में अगर आप लोन लेने जाएंगे तो, क्योंकि आपने 10 या 20,000 का लोन आप भर नहीं पा रहे ठीक से, इट क्रिएट्स एन इश्यू, है ना। तो ये हमको सोच समझ के बांटना चाहिए। बट अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखिए, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है अराउंड 7.2 7.3 प्रेडिक्ट कर रहे हैं फिलहाल, ग्रोथ अच्छे लेवल पे है। बट अगर आप एनबीएफसी की बात करें तो एनबीएफसी हैज टू कैटर टू दैट अनबैंक सेक्टर, जहां पे बैंक्स आपको लोन्स नहीं प्रोवाइड कर रही है। करेक्ट। कहीं ना कहीं हमको बहुत सारी जो डेटा एनालिटिक्स के थ्रू या फिर कोई अलग माध्यम से, जो अगर हम देख रहे हैं, अगर यूपीआई ट्रांसैक्शंस हो रहे हैं, एंड ओवरऑल अगर आप एनालिसिस करके हम ये कस्टमर को हम लोन दे सकते हैं, वी कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट। बट आपने ये भी देखा होगा कि डिफॉल्ट रेट्स कहीं ना कहीं थोड़े एनपीए के बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से आरबीआई ने हमें कॉशन किया है। द अदर इश्यूज जो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, क्योंकि आपने जो घर के लोन्स के बारे में बताया, इन्होंने एक बहुत अच्छा कदम लिया है कि फोरक्लोजर चार्जेस और प्री पेनल्टी चार्जेस इन्होंने लोन्स पे नहीं लेने को कहा है, जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा। तो आप लोन ले लेंगे, अगर आपके पास पैसे एक्स्ट्रा आ गए तो आप कभी ना कभी प्री पेमेंट पेनल्टीज या प्री पेमेंट कर सकते हैं लोन्स में, जिसमें आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगा। आई थिंक सो ये ऐसा ऐतिहासिक कदम है आरबीआई की तरफ से, जो कहीं ना कहीं लोगों को उत्साहित करेगी। आई थिंक थैंक्स फॉर दिस राजीव जी। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाकई में फोर क्लोजर प्री क्लोजर का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये, अच्छा, ये फ्लोटिंग लोन्स में है सिर्फ, राजीव जी? Yes, ये ओनली फ्लोटिंग लोन्स में रहेगा, कहीं पे जो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। Okay. तो आपके पास सपोज आपने एक 5 लाख रुपीस का लोन लिया है, आपके पास सडनली एक एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं से 2 लाख रुपए आ जाता है, तो पहले क्या होता था कि बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस दे यूज्ड टू चार्ज यू करीब 3 से 4% का एक्स्ट्रा चार्ज करते। करेक्ट। ये लोगों को डिटर करते थे कि आप पैसे मत भरिए। बट अभी क्योंकि उसमें कोई पेनल्टी नहीं है, अगर आपके पास 5 लाख का लोन लिया, आपके पास आ गए पैसे, कहीं आपने अपने पुराना घर को बेच दिए नए घर के लिए, और आपको वो पैसा आ गया, आप लोन चुकाना चाहते हैं, तो इमीडिएटली आप कर सकते हैं, उसमें कोई फोरक्लोजर चार्जेस नहीं रहे। ये मुझे लगता है कि आज की चर्चा का सबसे जो पॉजिटिव, हालांकि पूरी चर्चा पॉजिटिव रही है, आपको अच्छे अच्छे तरीके और जो करंट सिनारियो और आने वाला आउटलुक है वो हमने पूरा चर्चा किया, लेकिन एक कंज्यूमर के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो हाईलाइट किया राजीव ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। राजीव दास, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। आर के ठक्कर सर, थैंक यू सो मच सर। प्रवीण जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी।
आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। नमस्कार।